शुरू करते हैं आज की क्लास। पुरानी क्लास में रिकॉर्ड हो चुकी है, याद हो चुका है सारी बातें। क्या क्या पढ़ा था पुरानी क्लास में? एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आता है बीसी बराबर डी, बीसी इक्वल्स टू, तुम्हें याद ही नहीं है बेटा, गधे तो मुझे मिल गए सारे जीवन के। बीसी बराबर ई, जहां डी है वहां बराबर आता है। और एनर्जी डेंसिटी क्या आती है? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर जैसा है। और एनर्जी क्या आई थी? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। 0 से आई नॉट तक जितनी करंट देते हो उसके दौरान उसमें जो एनर्जी आ जाती है उसको कहा गया एल आई नॉट स्क्वायर। वे इतनी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर एनर्जी आती है। यहां तक पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि चलो सारी इंडक्टर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो इंडक्टर को सर्किट में यूज कैसे करा जाएगा, करंट बढ़ेगी करंट घटेगी तो सवाल कैसे लगेंगे हमारे, सवाल ही लगा रहे थे, है ना। चलो पहला सवाल देखो, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इंडक्टेंस में इंडक्टर क्या चीज है? इंडक्टर, प्रेरकत्व बोलो। L इक्वल टू 2 हेनरी। L कितना गिवन है? ये सिरा A, ये सिरा B, करंट चल रही है ऐसे I, ये चल रही है करंट, और आपको di बाई dt दे रखा है। di बाई dt दिया है -5 एम्पियर पर सेकेंड। बताओ VA माइनस VB। VA माइनस VB, di बाई dt कितना दिया है? -5। ये माइनस किस लिए है भाई? नहीं नहीं नहीं, माइनस ये बता रहा है कि रेट ऑफ करंट घट रहा है। माइनस ये बता रहा है कि करंट जो है, करंट की वैल्यू कम हो रही है। di बाई dt, वो डायरेक्शन कहीं अलग बताते हो तुम लोग। E का फार्मूला क्या लगाते हो? E इक्वल टू L di बाई, यही तो बताते हो, L di बाई, और इसमें डायरेक्ट रखते हो साइन के साथ। E इक्वल टू L कितना है? 2 di बाई dt -5, तो E इक्वल टू कितना आया? -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। ये डायरेक्ट तुमने बताया E इक्वल टू। कितना सही है कितना गलत है, और आए लगा के देखते हैं किरचॉफ लॉ से। सबसे आसान क्या है? किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ, सोच अगर करंट बढ़ रहा है घट रहा है, करंट घट रहा है तो करंट क्या बैटरी ऐसे बनाएगा? सही है गलत? सही बनी है गलत? सही है कि गलत? सोच के बताओ, बैटरी सही बनी है कि गलत? कुछ लोग सही कह रहे हैं, गलत है कि सही है? क्या करंट घट रहा है तो ये घटने को बढ़ाना चाहेगा? क्या जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है क्या उसी डायरेक्शन में अपनी भी चलाएगा? तो बैटरी सही है। बैटरी तो ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB का प्लस आना चाहिए। VA माइनस VB, तो ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चलो और शुरू करते हैं VB से। कहां से? VB से शुरू करो। VB से लिखना शुरू करो सब लोग। अरे लिखना तो शुरू करो VB से। VB माइनस L कितना है? 2 di बाई dt -5 माइनस इक्वल टू, कहां खत्म? सब खत्म, कहां पहुंच गए? VA। क्या बताना था? VA माइनस VB, VB उधर ले जाओ। -2 -5, -2 -5 प्लस 10 इक्वल टू VA माइनस VB प्लस 10 आया। VA माइनस VB प्लस 10, और एक क्या मेरा हायर पोटेंशियल है, अब B क्या है मेरा? लोअर पोटेंशियल है। और यहाँ क्या आया है? E बराबर L di बाई dt, और E बराबर लिखा 2 इंटू -5 E इक्वल टू -10 वोल्ट। ये क्या बता रहा है? -10। ये बता रहा है VB माइनस, ये E किधर से लिख रहे हो तुम्हें पता नहीं है। E उधर से लिखते हो जिधर से करंट चलती है। E किधर से लिखा जाता है? जिधर से करंट चलती है। जिधर से करंट चलती है, करंट किधर चले? B से A। और आपने क्या लिखा है? आप हाँ, उधर तो A से B ही लिखा है तुमने, यहां से यहां लिख रहे हो। E इक्वल टू लिखा गया तुमने VB माइनस VA, इसलिए -10 वोल्ट आ रहा है। जिधर से करंट चलती है उधर से लिखा जाता है E, और E का डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाता है L di बाई dt। जिधर से, फिर से याद कर, जिधर से कौन चलेगा? करंट, उधर से लिखोगे E बराबर डायरेक्ट L di बाई
डी टी, और वो लिखा जाएगा जिधर से करंट चलेगी बी माइनस ए। देखो अपने आप नेगेटिव आ गया। तुम और सवाल करो, एक आध दो करो, भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर और बताओगे, घबराओ नहीं। ये लिखा रहने दो, अगला करो। वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आया, वी बी माइनस वी ए क्या आया, नेगेटिव आएगा, कॉमन सेंस है। अगला सवाल करो तो। L इक्वल्स टू 3 हेनरी, करंट ऐसे जा रही है, ये ए ये बी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है आपको +2 एम्पियर पर सेकेंड। चलो बताओ, आपको बताना है इसमें वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी, प्लस से माइनस से, प्लस से माइनस से, सब लोग सोचे, प्लस से माइनस से, +6 -6 भाई, हाँ +6 -6 का जिधर से करंट चलती है उधर से लिखा जाता है ए माइनस बी, मतलब ई एल डी आई बाई। मैंने कहा ठीक है मैं लगाता हूँ सीधे ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। मैंने लिखा ई का मतलब क्या, मेरा जिधर से करंट चले वी ए माइनस वी बी ही है, क्या है वी ए, जिधर से करंट चलेगी उधर लिखोगे वी ए माइनस वी बी, इधर से चली होती तो मैं लिखता वी बी माइनस, ठीक। एल कितना, डी आई बाई डी टी, प्लस है माइनस है, +2 कितना होगा 6 वोल्ट। आओ चेक करते हैं कितना सही। ए से बी घटा रहा हूं कि बी से ए से बी, तो क्या मेरा ए हायर पोटेंशियल होना चाहिए, इसका मतलब क्या बैटरी ऐसे बननी चाहिए, क्या बैटरी, मेरी बैटरी सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। क्या इधर वाली करंट बढ़ रही है, इधर वाली करंट, तो ये बढ़ाना चाहेगी घटाना चाहेगी, क्या घटाने के लिए उधर ही चलाएगी या पीछे चलाएगी, पीछे चलाएगी, तो बड़ा डंडा क्या इधर होना, हो गया बड़ा डंडा इधर, देख बैटरी सही बनाई गई, सही है। कुछ लोग को अभी हवा नहीं लगी है, थोड़ी देर में लगेगा, एक दो और करेगा तेरी जान जाएगी, अभी जा रही है अभी आएगी भी। जिनको दिक्कत हो रही है वो लगाएंगे इस वाले कॉन्सेप्ट से, किरचॉफ लॉ लगाया जाए, किरचॉफ लॉ। हाँ, जिन बच्चे को यहाँ से जान जा रही है वो किरचॉफ लॉ से लगाएं और सीधे आंसर दें, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ भगवान है तुम्हारे लिए। शुरू कर वहां से, वी ए करंट की डायरेक्शन में, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, करंट फ्लोस, तो क्या निगेटिव लिखा मैंने, क्योंकि पोटेंशियल घट रहा है मेरा, क्या लिखूंगा एल डी आई बाई डी टी, एल कितना डी आई बाई डी टी +2 -2 इक्वल्स टू वी बी, कभी भी इधर गया, क्या 3 दूनी 6 -6 उधर गया, तो क्या लिखा मैंने वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, समझ में आया। जिधर से करंट चलेगी उधर लिखोगे ई, और ई का फार्मूला होगा वी ए माइनस, नहीं वी बी माइनस वी ए भी हो जाएगा, कब होगा, करंट के चलने के हिसाब से देखा जाएगा। सवाल समझ में आया, एक और या कंप्लीट, पक्का फंसोगे इसमें, चलो देखता हूं मैं, ये मिटा रहा हूं मैं, अरे ये तो पुराना वाला था, ये वाला क्यों ना मिटा दूं यार, लगाने से पहले जान निकल गई तुम्हारी, चुप। चलो जल्दी करो, रफ्तार के साथ, हो गया। क्या यहां लगाओगे, इसके लिए क्या पुराना वाला कॉन्सेप्ट, वो V बराबर आई आर, इसमें पोटेंशियल कैसे लिखोगे V बराबर, और इसमें कैसे लिखोगे एल डी आई बाई, सब तुम्हें पता है, कर दे। रेजिस्टेंस में आई आर, इंडक्टर में एल डी आई बाई डी टी, और सवाल सॉल्व। हिंट बहुत बड़ी दे दिया मैंने,
हिंट बहुत बड़ी मिल गई, लग गया क्या? कितना आया? बी माइनस बी बी 6 वोल्ट कितना आ रहा? अरे आधी क्लास की तो आई नहीं, आधी क्लास सन्नाटे में चली गई। ये कैसा सवाल आ गया? अरे कुछ नहीं है, इसमें LDI बाई dt लगा, इसमें IR लगा, सवाल खत्म यार। नहीं वो तो तुम किरचॉफ लॉ से करोगे ना, ऐसे कैसे ऐड करोगे? शुरू करो लिखना, इधर देख। हाँ 6 आ रहा है क्या? हर सवाल में 6 ही आएगा। इधर देख 6 कांस्टेंट। इधर देख, चल लिखना शुरू करो। ए से भी ए, समझ में आया? उधर चल लो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल कितना है? डी आई बाई डी टी प्लस या माइनस? माइनस होता तो माइनस रखता, 0 माइनस एल डी आई बाई डी टी। इधर बोलो बढ़े घटे, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, प्लस आई आर की माइनस आई आर? माइनस 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 कितना? माइनस, कुछ लोग आई आर करे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आई इंटू आर करना है, इक्वल टू वी वी। क्या वी वी इधर आया? क्या 2 पंचे 10, -1, क्या -1 -1 क्या -7, तो क्या -7 उधर क्या +7, वी ए माइनस वी वी। अलग अलग क्यों निकालोगे? तो तुम्हारे पास सर्किट इतनी बड़ी है। ये है एल आर सर्किट। क्या सर्किट है? एल आर सर्किट। आगे वाले चैप्टर में आने वाला है ये सब, आरसी सर्किट, एल आर सर्किट, ये सब सर्किट ई उसमें एसी में आएगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सवाल समझ में आया? अलग अलग टुकड़ों में तोड़ो, पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखो, उसके बाद उसको जोड़ो, तभी ये कर पाओगे। इतना आसान। हाँ तो 6 और 1 7 हो जाएगा तुम्हारा, बट तुम्हारे वाले में पॉजिटिव निगेटिव में दिक्कत आ सकती है, मेरे में कभी नहीं आएगी। और अगर आ गई तो ले सवाल ले। ये लोग अपने आप को तेज समझ रहे हैं, ये लोग कह रहे पॉजिटिव निगेटिव दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगला सवाल, एक और करो, बस हो गया, मेरा भंडार खत्म। अब सुनो, टॉपिक सारे कंप्लीट, न्यूमेरिकल समझ में आ चुका है? कौन सा न्यूमेरिकल? एक सेकंड मुझे सोचने दो, सारे हो गए। अब जो न्यूमेरिकल आपका है, किस कॉन्सेप्ट पे करा दूं? कुछ खास बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। किसके बारे में? इंडक्टर के बारे में, प्रेरकत्व के बारे में, जो खास बातें हैं। एल के बारे में आपने पढ़ लिया, 2 फार्मूला, N∅B/I, ये पढ़ा, और आपने पढ़ा E/DI/dt। मुझे दोनों से डेफिनेशन लिखना आना चाहिए, दोनों से डेफिनेशन बताना मुझे आना चाहिए। पर यूनिट करंट के लिए टोटल फ्लक्स, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के लिए टोटल ईएमएफ इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। मुझे इसके बारे में आना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है? ये मुझे पता है किस पे डिपेंड करता है। डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डायमेंशंस पे और मटेरियल पे, है कि नहीं है? कितनी लंबी है यानी डायमेंशन, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करेगा। क्या फ्लक्स पे डिपेंड करेगा? करंट पे? ईएमएफ DI/dt इंडिपेंडेंट है सबसे, केवल डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। और डायमेंशन और क्या बता रहे हो सब लोग? मटेरियल पर, कि किस मटेरियल से बना है। बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को याद है। एल के बारे में एक और खास बात, एल कब आया? जब तार एकदम सीधा है या तार कुछ मुड़ा है? जब तार कुछ कर्ल किया गया है, यानी अगर सीधा तार होगा, अगर कैसा तार होगा? एकदम सीधा तार, तो उसका एल कितना होगा? सीधे तार के लिए एल कितना होता है? 0। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? लेकिन अभी इसको घुमा दिया जाए तो क्या एल आ जाएगा? N∅B/, तो सीधे तार के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई? ठीक है। अब मेरा एक और सवाल, अगर जब मैं इंडक्टर बनाऊंगा तो सीधा तार होगा या थोड़ा सा मुड़ा हुआ? ज्यादा एरिया में कि कम एरिया में? सोच, इतने से एरिया में बहुत सारे फेरे। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस
अरे यार तार का अपना रेजिस्टेंस होता है नहीं होता है? हालांकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हमने 0 माना था पोटेंशियल वाले चैप्टर में, याद है? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, उसमें बताया था कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम सेम लिखते हो। बट कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वायर थोड़ी होती है कि होती है? आइडियल वायर जैसा कुछ नहीं होता, आइडियल रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं होता। तो आइडियल जैसा जब कुछ होता ही नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ तो अपना रेजिस्टेंस है। तो सोचो अगर तार बहुत मोड़ दोगे तो क्या बन गया? सोचो मैं ऐसे मोड़ दिया बहुत सारा, तो ये क्या बन गया? एल। क्या बन गया? क्या एल के साथ आर आया कि नहीं आया? एल के साथ आर, अगर एल है तो क्या मैं 100% श्योर कहूंगा कि आर भी है? आर भी है। क्या मैं ये कहूं आर है तो एल है? क्या ये जरूरी है? आर तो ऐसे होता है कांटा, और ये इंडक्टर, क्या ये कुंडली है? तो यहां से क्या बात पता चली? याद कर, कैपेसिटर पढ़ाया था तुमको मैंने, याद आया? कैपेसिटर में एनर्जी क्या होती थी? हाफ सी भी। इंडक्टर में एनर्जी हाफ एल आई नॉट। ये बची हुई हाफ सी भी स्क्वायर कौन ले गया था? रेजिस्टेंस। और तुमने लिखा था कि सर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस के बिना कोई वजूद। ये बची हुई आधी एनर्जी गई कहां होगी? रेजिस्टेंस। कहां? रेजिस्टेंस, क्योंकि इंडक्टेंस का, प्रेरकत्व का बिना रेजिस्टेंस के कोई वजूद नहीं होता। आइडियल इंडक्टर नहीं होता कोई भी, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में? कॉन्सेप्ट जैसा सी वैसा एल। आर अलग है, आर को किसी की जरूरत, आर बनो सी और एल को जरूरत किसके साथ की? आर की। तो आर देख, एल है तो आर भी है, बट आर है तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि क्या हो, एल जरूरी हो। क्या बात समझ में आई? एल क्या काम करता है? एल क्या काम करता है बताओ सब लोग? एल क्या काम करता है? इंडक्टेंस एल di बाई dt क्या करंट में चेंज को अपोज करता है? प्रेरकत्व तो, अरे स्वप्रेरण यार, स्वप्रेरण, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ रहा है तुम्हारा। तो इंडक्टेंस क्या चीज है? वो प्रॉपर्टी जो अपने में ही इंड्यूस रीजन का विरोध करे, जिसकी वजह से वो बन रहा है उसका क्या करे? विरोध करे। तो अगर वो अपोज करेगा तो अपोजिंग नेचर का नाम है, वो अपोज करने वाला कौन है? एल। रेजिस्टेंस क्या करता था? क्या करंट के चलने में अवरोध लाता था? और ये क्या कर रहा है? करंट में चलने का अवरोध है या करंट में चेंज का अवरोध है? करंट में। तो एल क्या चीज है? एल है करंट में चेंज का अपोज। एल क्या चीज है? करंट का अपोज नहीं है, करंट में चेंज का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा ये, करंट में चेंज का अपोज ही इंडक्टर से होता है। इंडक्टेंस प्रेरकत्व क्या है? जो करंट में चेंज का अपोज करे। याद कर, ऐसा ही तुमने क्लास 11 में पढ़ा था, इनर्शिया, जड़त्व, जो रेस्ट से मोशन में नहीं आने देना चाहता और मोशन को रेस्ट में नहीं, जो अपनी अवस्था में, स्टेट में चेंज को अपोज करता है। तो क्या ये काइनेमेटिक्स का इनर्शिया है? सॉरी, काइनेमेटिक्स का जैसे इनर्शिया होता है, जैसे वैद्युत गतिकी में क्लास 11 की जो गतिकी है काइनेमेटिक्स, उसमें जैसे इनर्शिया जड़त्व पढ़ाया जाता है, वैसे ही वैद्युत का जड़त्व कौन है? एल। ये क्या चीज है? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। वैद्युत का जड़त्व है, इनर्शिया है, ठीक है। एल इज इनर्शिया, जो करंट में चेंज का अपोज करे। ऐसे रेजिस्टेंस तुमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में जान लो। रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस किसका विरोध करता है? करंट में चेंज का या करंट का ही विरोध करता है? ये करंट का ही विरोध करता है। ये अलग है, ये अलग ही। ये सीधे करंट कितना आ रही है, ज्यादा आ रही है क्या? तो ये सीधे करंट का विरोध करता है, यानी ये चलने ही नहीं देना चाहता। ये क्या चाहता है? चलने ही नहीं देना चाहता। ये करंट को ही रोकता है। और करंट को ही रोकता है क्या? फ्रिक्शन। धक्का देके छोड़ दे, क्या रोक देता है? क्या चीज? फ्रिक्शन, घर्षण। तुम्हें पढ़ा है तुमने? तो रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज द फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। वैद्युत गतिकी में रेजिस्टेंस को आप फ्रिक्शन के जैसा ट्रीट करते हो और एल को इनर्शिया के जैसा। तो ये क्या है? करंट को ही अपोज करता है। किसको अपोज करता है? करंट को विरोध करता है, करंट को अपोज करता है। तो इसे रेजिस्टेंस का नाम पड़ा फ्रिक्शन।
इलेक्ट्रिसिटी में ये फ्रिक्शन है का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी में ये इनर्शिया का काम करता है। इनर्शिया वो जो चेंज को अपोज करे। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक का नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरकत्व। क्या चीज? अन्योन प्रेरकत्व। मिटाना जाए, टॉपिक का नाम पड़ गया क्या चीज? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। क्या इंडक्शन शब्द हम जानते हैं? क्या हमें यह आता है? इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड को बदलने पर ईएमएफ का बनना, क्या इंडक्शन है? बट ये कैसा है? म्यूचुअल। कैसा है? म्यूचुअल वाला इंडक्शन समझ। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास दो कॉइल लो, दो कॉइल, दो सर्किट लो, एक सर्किट में करंट चलाओ, दूसरे में ना चलाओ। एक सर्किट में करंट चलाओ, दूसरे को करंट लेस रखो, और इस एक के करंट में चेंज लाओ। समझ में ना? ये एक लूप, दो लूप लिया, एक में करंट चला रहे हो, दूसरे में करंट नहीं चला रहे हो, और इस एक के करंट में चेंज लाओ, दोनों पास पास रखो। एक ही करंट में क्या लाओ? तो इसकी करंट में चेंज लाने से ये, क्योंकि ये इसके पास में रखा है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स इससे एसोसिएट होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स इससे बंधेगा। अगर टू कॉइल्स एक दूसरे के नियर में रखी हुई हैं, जैसे ध्यान से देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? ऐसे मेरे पास पहली कॉइल है और ये मेरे पास दूसरी कॉइल है, और मैंने एक को करंट चला रखा है, एक में करंट चला रखा है। अब एक में करंट चला रखा है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है फील्ड कैसे है। क्या इधर को है? उल्टा कर दो ताकि तुम्हें दिखे। अरे यार ऐसे है ना, तो क्या फील्ड लाइन सब इधर जा रही हैं? ऐसे सोचो, क्या ऐसे फील्ड लाइंस जा रही हैं? तो क्या इससे बहुत सारी फील्ड लाइंस बंधी है कि नहीं बंधी है? बहुत सारी फील्ड लाइन बनी। तो फील्ड लाइन से इसका एरिया भी है, तो क्या फील्ड है तो फ्लक्स है, एरिया भी तो है, तो इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स बना हुआ है। सोच, मैं अगर इसके फ्लक्स में चेंज करूं, मतलब इसके करंट में चेंज करूं, तो क्या इसके फ्लक्स में भी, इसमें जो होगा सेल्फ इंडक्टेंस तो छोड़, उसको नेग्लेक्ट कर, इसका पढ़। क्या इससे इसका फ्लक्स बदलेगा? इसका फ्लक्स बदलेगा, तो क्या देयर इज नो डाउट कि क्या इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा? किसको देखकर? बगल वाले को देख। म्यूचुअल का मतलब आसपास वाला, परस्पर, उसकी करंट में बदलाव देखकर खुद में करंट चलाना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन प्रेरण क्या है? किसी अन्य को देख करके, बगल वाले को देख करके, बगल वाले ने अपने आप में करंट में चेंज लाया, उसने देखा तुम्हारे में करंट में चेंज आ रहा है, तो मेरे अंदर देख करंट आ गई। क्या बात समझे? नहीं? अन्योन प्रेरण क्या चीज है? जब दो कॉइल को, दो कुंडली को परस्पर पास पास रखा जाए, जिसमें से एक धारावाही और दूसरे में कोई धारा, तो एक की धारा में परिवर्तन करने पर, एक की करंट में चेंज करने पर दूसरे में इंड्यूस ईएमएफ का आना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का आना, या धारा का बहना क्या कहलाएगा? अन्योन प्रेरण। दूसरे को देखकर खुद प्रेरित होना। और आज की दुनिया में ये वाला मोटिवेशन ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, दूसरे को देख के मोटिवेट होना चाहते हैं। कोई सेल्फ मोटिवेट नहीं होता। जो सेल्फ मोटिवेट होता है बहुत आगे तक जाता है। सेल्फ मोटिवेशन इज कॉल्ड डेडिकेशन एंड सेल्फ इंडक्शन, डिसिप्लिन। वो कर। फिलहाल ये बहुत जरूरी है, डेली लाइफ में काम आता है। अपने बड़े भाई बहन को देख करके मोटिवेट होना कि वो पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे माता पिता खुश हो। ये काम है म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आई क्या? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? दो कॉइल ले, एक करंट कैरिंग हो, दूसरी नॉन करंट कैरिंग हो। एक की करंट में चेंज ला, दूसरे में खुद फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स क्या करंट बनेगा। इसे क्या कहा गया? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखिए। म्यूचुअल फंड्स सही है। अन्योन्य, अन्योन्य मतलब परस्पर वाला। हाँ लिखो, डेफिनेशन में क्या लिखोगे? जब किन्हीं दो कुंडलियों को, जब किन्हीं दो कुंडलियों को परस्पर पास पास रखकर एक को धारावाही तथा दूसरे को धारा विहीन रखा गया। एक में देखो धारा चल रही, दूसरे में कोई धारा, और जब पहले की धारा में परिवर्तन रखते हैं तो एक की धारा में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण। व्हेन
टू क्वाइल्स, वन इज करंट कैरिंग एंड सेकंड इज नॉन करंट कैरिंग, जिसमें दूसरे में कोई करंट नहीं है, आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास रखी गई हैं, देन बाय चेंजिंग द करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल बी गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द सेकंड कॉइल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एक के करंट में बदलाव कर दूसरे में अपने आप करंट का आना, यह क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। डायग्राम के हिसाब से क्या लिख सकते हो इसमें? मान ले आई बढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आई, हाँ डायग्राम बना लो। अगर मैं मान लो आई बढ़ा रहा हूं, तो आई बढ़ाने पर ये वाला फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? फ्लक्स बढ़ेगा। आई बढ़ाऊंगा तो ये वाला फ्लक्स, अब ध्यान से सुन, जिसमें करंट चलाओगे, जिसमें करंट चलाओगे, जिसको करंट पहले से दे दोगे उसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। कैसी कॉइल? प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल। और जिसमें करंट नहीं चलाओगे उसे बोलेंगे द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखना चाहो तो ये करंट को अपोज करेगा, फील्ड लाइंस अंदर वाली बढ़ रही हैं, ये बाहर वाली बनाएगा, करंट चलाएगा क्लॉकवाइज। अरे हाँ बेटा, तभी तो नॉर्थ पोल आएगा इधर। अरे अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, देख करंट बढ़ा तो ये फील्ड लाइंस बढ़ी, ये फील्ड लाइंस बढ़ी तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस को रोकेगा तो कैसा बनाएगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनाएगा तो सारी फील्ड लाइंस इधर आएंगी, आई डैश। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। अन्योन प्रेरकत्व, मिटा दूं? डायग्राम आसान था, कॉन्सेप्ट भी आसान था ना। म्यूचुअल इंडक्शन कुछ नहीं है, अभी तक केवल एक कॉइल लेते थे, उसके ही करंट में चेंज करने पर उसी में ईएमएफ आता था। इसमें मैंने क्या किया, दो कॉइल ले लिया, एक में करंट ही नहीं है, दूसरे में करंट है, दूसरे में करंट है, और उसमें करंट में बदलाव आया, उसको देखकर मैंने खुद अपने अंदर करंट बना लिया। ये बात समझ में आई? खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलना, मैंने कहावत कई बार यूज करी है, कई बार। प्रेरित होना कौन सा ज्यादा अच्छा है, सेल्फ या म्यूचुअल? सेल्फ या म्यूचुअल? दोनों। डेली लाइफ में काम कौन ज्यादा आएगा? ट्रांसफार्मर देखा है? ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाएगा एसी में। ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करने वाली एक युक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है ट्रांसफार्मर। किस सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन प्रेरण। अच्छा ध्यान से देखो, अब कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं और कॉइल लेते हैं अपनी, ठीक है। जैसे बता रहे हैं, ओरिजिन सीखते हैं कि कहां से आता है ये किस पे डिपेंड करेगा? किसी से लेना देना नहीं है, कितना करंट चेंज कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा। सोच, पहले में करंट ना चलाओ, दूसरे में करंट आएगा? दूसरे में तो करंट ऑलरेडी जीरो था, तो पहले में करंट नहीं चलाओगे, दूसरे में करंट ऑलरेडी क्या रहने वाला है? जीरो। चलो मैंने पहले कॉइल लिया, ये मेरी एक कॉइल है, अभी प्राइमरी सेकेंडरी मुझे नहीं पता, और ये उसकी एक्सिस, रेडियस इसकी आर, रेडियस इसकी आर, ठीक, रेडियस इसकी आर। इससे डी पॉइंट पर, डी डिस्टेंस पर कोई दूसरी छोटी सी रिंग रखी है, छोटी सी रिंग, ठीक है। जिसकी रेडियस है ए, रेडियस क्या है इसकी? ए। अब रेडियस इसकी है ए, और ए इज मच 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 लेस देन डी। समझ में आया ये चीज? ए बहुत छोटा है किसकी तुलना में? और ऑब्वियसली आर की तुलना में भी। आर और डी मेरा बहुत बड़ा है और ए बहुत छोटा है। अब मेरा सवाल, किसको प्राइमरी मानोगे, किसको सेकेंडरी? क्यों इसको प्राइमरी मानोगे? हाँ, प्राइमरी इसको भी तो मान सकते थे। इसमें करंट चलाओ, क्या चीज? इसमें करंट चलाओ, इसमें करंट चला के इसके फ्लक्स की लिखो, कर सकते हो ना? सोच के बताओ। हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा? अरे फिर भी फ्लक्स तो चलेगा ही, करंट बढ़ाओगे फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा रहेगा, करंट बहुत ज्यादा रहेगा। मेरी बात सुन ध्यान से, ज्यादा दिमाग मत लगा, मैं जो बता रहा हूं उसको सुन।
प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉन्सेप्ट किसको प्राइमरी मानेंगे, किसको सेकेंडरी? प्राइमरी जिसमें करंट चलाओगे, प्राइमरी जिसमें, अब सवाल आए करंट किसमें चलाएंगे, करंट उसमें चलाओगे जिसके वजह से फील्ड लाइंस लिखो और दूसरे वाले में फ्लक्स लिख पाना आसान हो, दूसरे वाले में फ्लक्स लिख पाना आसान हो। तो सोचो अगर तुम इसको मान लो, इसको, तो इससे जो भी फील्ड लाइंस निकल रही है कुछ तो सीधे चली जाएंगी, तो उसके लिए शायद जो लिख पाओगे लिख पाओगे, लेकिन इसके लिए यहां की डिस्टेंस और यहां की डिस्टेंस क्या बढ़ रही है, डिस्टेंस, तो बी की वैल्यू सेम थोड़ी होगी, बदल जाएगी। लेकिन इसको देखो, ये भी इतनी बड़ी क्वाइल, ये बहुत बड़ी क्वाइल है और उसके सेंटर पे इतनी छोटी सी क्वाइल रखी है, बहुत छोटी सी, तो क्या इसको सेकेंडरी माना जाए? तो क्या इसमें फील्ड लाइंस लिखना आसान है इन कंपेरिजन टू अगर इसको प्राइमरी मान और इसको सेकेंडरी मान? तो मेरा सवाल कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? किसको प्राइमरी माने, किसको सेकेंडरी माने? प्राइमरी किसे माने? प्राइमरी वो जिसके वजह से क्या दूसरे वाली में, दूसरी में क्या फ्लक्स आसानी से लिख पाए, फ्लक्स आसानी से लिख पाए। इसका मतलब है क्या फील्ड आसानी से बता पाए, फ्लक्स आसानी से लिख पाए। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तुम फंसोगे इसमें क्योंकि तुम ये भूल जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए दो कौड़े होते हैं। चल लिखना शुरू करें फील्ड लाइंस। इसकी वजह से जो भी फील्ड लाइंस है, क्या सबको फार्मूला आता है? फाई इक्वल्स टू, अरे तुम्हें फाई इक्वल्स टू बी ए, अरे यार फाई इक्वल्स टू बी ए, तो फाई इक्वल्स टू बी ए में चलो लिखो, मान लो इसमें टर्न्स है n1 और इसमें टर्न्स है n2। लिखना शुरू करो। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर बी ए, कौन सा है? पहले का एरिया, दूसरे का एरिया, पहले का दूसरे का, पहले का दूसरे का, पहले का दूसरे का। क्या दूसरे में फ्लक्स आसानी से लिख पाए? मैंने अभी भी पढ़ाया, तू अभी भी गधागिरी कर गया, तू पहले का फ्लक्स लिख रहा है, मैंने अभी भी पढ़ाया तेरे को। प्राइमरी में साले फ्लक्स बताओगे तुम, गधे कहीं के। दूसरे में फ्लक्स आसानी से लिख पाए, दूसरे प्राइमरी सेकेंडरी वाले का एरिया बताओगे। चल फाई बराबर बी कितना? बी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एरिया, एरिया बोर्ड पाई ए स्क्वायर इंटू n2। अरे यार n2 क्यों लिखा मैंने? अरे टोटल फ्लक्स बताओगे कि एक बताओगे? n2 कह रहा है ना। अच्छा ध्यान से देख, इस पूरे फार्मूले को ध्यान से समझ। फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 आर स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आई। कुछ छूटा? कुछ छूटा तो नहीं? सब लिखा है मैंने, ध्यान से देख। इस पार्टिकुलर केस में क्या म्यू नॉट कांस्टेंट है? n1 n2 आर पाई ए आर डी, डी कांस्टेंट, क्या सब कुछ कांस्टेंट? क्या ओवरऑल कांस्टेंट? ओवरऑल कांस्टेंट। तो क्या फाई प्रोपोर्शनल आई हो गया? फाई प्रोपोर्शनल, ये तो मैंने पहले से पढ़ाया था तुमको, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आई। अब ध्यान से देख, ये जो कांस्टेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से देख, किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर। क्या डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर, रेडियस ऑफ प्राइमरी एंड रेडियस ऑफ सेकेंडरी। क्या डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है? डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, और क्या डिस्टेंस बिटवीन क्वाइल्स डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन। क्या ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, कैसे रखा है, कैसे। सोच, ये दोनों ऐसे, अगर मैं ऐसे रख दिया तो कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, मैंने ऐसे रखा है फिलहाल, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या कोई फ्लक्स जाएगा? तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है। किस पे? डायमेंशन पे, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स फेरो पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है? और किस पे? क्या ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड? इन्हीं सब पे तो कर रही है। इसका मतलब है ये अलग तरीके की क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी को कहा गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। किस नाम से जाना गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाई इक्वल्स टू एम आई।
फाई इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल और म्यूचुअल के लिए एम। अभी ये फार्मूला गलत है, अभी तुम इसके पीछे मत पढ़, बट अभी ये समझ में मुझे आया कि ये कुछ है ऐसा, कुछ ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही तो होगा। ये फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई और फाई इक्वल टू क्या लिखा गया, एम आई। व्हाट इज एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरकत्व। क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा पुराने एल के जैसा? क्या m बराबर फाई बटा आई, m बराबर फाई बटा आई। तो इसको लिखने का तरीका क्या बताया गया, ध्यान से देख, वो समझ। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन एस फॉर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये आई किस में है, पहले में कि दूसरे में? ये आई किस में, पहले में दूसरे में? पहली दूसरी, क्या फ्लक्स किस में लिख रहा हूं, पहले में दूसरे में? दूसरे में। फ्लक्स किस में लिखा, करंट किस में है? तो फाई एस प्रोपोर्शनल आई प्राइमरी, फाई एस प्रोपोर्शनल, ये तू ऐसे भी लिख सकता है, फाई ऑफ सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू आई ऑफ वन। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फाई सेकेंडरी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई प्राइमरी इक्वल टू फाई ऑफ टू इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई वन। जो तुम्हें समझ में आए वो वाला लिख सकते हो, लेकिन इसमें एम, अब ध्यान से देख, ये कैसा है, एक के ऊपर दूसरे का या दूसरे के ऊपर पहले का या दोनों का आपस में? दोनों का। अरे नाम क्या है, म्यूचुअल, आपसी प्रेम। तो इसके लिए जो इसका एम आएगा, इसके लिए फॉर दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फॉर अगर इसकी ये कांस्टेंट है तो इसके लिए भी सेम वैल्यू आएगी। यानी अगर मैं लिखने की कोशिश करूं m ऑफ 1 ड्यू टू 2, m ऑफ 1 ड्यू टू, ये इक्वल आएगा हमेशा m ऑफ 2 ड्यू टू 1, तभी तो नाम पड़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरकत्व। इसको देख के जो इसमें प्रेरणा आएगी, इसको देखकर उसमें भी सेम प्रेरणा आएगी, सेम मोटिवेशन आएगा। क्या बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट M12 इक्वल टू M21 और बाकी सेम सारी बातें पुरानी वाली ही हैं, नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।